बच्चों, ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हम अभी तक कक्षा 9 में जो आपका साइंस है, ठीक है ना, विज्ञान, उसमें हम चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। और अभी तक के हमने जो लेक्चर्स है उसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, पदार्थ होते क्या है ना, क्या क्या धारणाएं थी हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे पुराने साइंटिस्ट और जो मॉडर्न साइंटिस्ट, वो क्या धारणा रखते थे पदार्थ के बारे में, और उनकी धारणा के ऊपर जो पदार्थ है वो किस चीज से मिलकर बने होते थे, ये हमने देखा था, समझा था। और हमने बात की थी कि जो पदार्थ है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर हमने आगे उनकी जो फिजिकल नेचर है मैटर के, वो चीज हमने पढ़ी थी कि जो मैटर है किस किस तरीके से बिहेव करते हैं, कितने छोटे होते हैं वो, पार्टिकल से मिलकर बने। फिर हमने उनकी जो अभिलक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, उनके बीच में पार्टिकल के जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये चीजें हमने पढ़ी थी, इनके बारे में समझा था, कुछ हमने क्वेश्चन भी करे थे इनके ऊपर। फिर हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है उनकी अवस्था के बारे में हमने बात की थी, कौन कौन सी अवस्था में ये रहते हैं। तो हमने बेसिकली बात की थी कि जो पदार्थ हैं वो 3 अवस्था में रहते हैं। वैसे पदार्थ की जो अवस्था है 5 अवस्था है, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है 5 है, लेकिन हम अभी तक जो आपके बारे में जो आपको जानकारी दी जाती है और जिस हिसाब से आपका जो सिलेबस स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसमें आपको 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था और द्रव्य अवस्था के बारे में हम पढ़ चुके थे, हमने उनके गुण के बारे में जाना था, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा था कि ठोस अवस्था होती क्या है, क्या क्या वह गुण दर्शाती है ना। जो द्रव्य अवस्था है वो होती क्या है और क्या क्या वो गुण दर्शाती है, इतना हम कर चुके हैं। आज इसी से आगे चलते हुए आज हम गैस अवस्था के बारे में और समझेंगे, और फिर इन तीनों के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे कि तीनों होते क्या। और लास्ट में हम इस लेक्चर के एंड में हम मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि, और आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी कि चैप्टर में दिया क्या है। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आपके पास है सबसे पहले गैसीय अवस्था, ठीक है ना। गैसीय अवस्था यानी सॉलिड गैसीय अवस्था। गैसेस स्टेट, ठीक है ना। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। टू शो दैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजिली देन लिक्विड, ठीक है ना। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजिली देन लिक्विड, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इस क्रियाकलाप में हम क्या कर रहे हैं, इस क्रियाकलाप में हमने एक पिस्टन ली है, ठीक। इस क्रियाकलाप में हमने क्या किया है, एक पिस्टन ली है, 100 ml की हमने 3 सिरिंजेस ली है और उनके सिरे को हमने रबड़ के कॉर्क से बंद कर दिया, है ना। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमने पिस्टन ले रखी है और पिस्टन के सिरे को हमने क्या किया है, रबड़ कॉर्क से ये इनको बंद कर दिया है। इसका जो रबड़ कॉर्क है वो लगा के हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना। सभी सिरिंजे को पिस्टन को हम सभी जो सिरिंजेस की पिस्टन है ये आपके पास है अभी तक, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहली सिरिंज में हमने हवा रहने दी, दूसरी में हमने क्या किया, जो हमारे पास ये जो एक सिरिंज में हमने क्या करा, हवा भर दी, एक में हमने जल भरा, तीसरे में हमने क्या करा, चौक के टुकड़े भर दिए, तीसरे में हमने क्या किया, चौक के टुकड़े भर दिए, है ना। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट ले लीजिए। इसमें हमने क्या किया, वाटर लिक्विड ले रखा है और इसमें हमने क्या किया, एयर गैस ली है। इस तरीके से हमने क्या करा, इन सिरिंजेस में ये चीजें भरी है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, पिस्टन को हमने सिरिंज क्या करा, सिरिंज के पिस्टन को हमने गतिशील
करने के लिए हमने थोड़ी सी उसमें वैसलीन लगा दी कि इजिली जो ये जो पिस्टन है वो इजिली क्या, ये जो आप पिस्टन देख पा रहे हैं इजिली क्या हो नीचे की तरफ, इसको हम इजिली क्या कर पाए, धकेल सके, कंप्रेस कर पाए। ठीक है ना। तो हमने जब ये सब किया तो हमें कुछ चीजें, ये सब देखने पे हमें कुछ चीजें मिलती है। तो हमने देखा कि जो ठोस है और द्रव्य है उनकी तुलना में जो गैस है वो ज्यादा कंप्रेस हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एयर, जब हमने पिस्टन दबाई तो देखिए जो एयर का पिस्टन है वो कितने अंदर को चलेगा। डी वाले में आप देख पा रहे होंगे, इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका पिस्टन है वो कितने अंदर गया है। ये जो वाटर है इसका पिस्टन देखिए कितने अंदर गया है, और जो ये आपके पास जो सॉलिड है यानी कॉमन सॉल्ट है इसमें पिस्टन कितने अंदर तक इजिली चले गया है ना। तो हम देखते हैं कि ठोसो यानी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस का जो पिस्टन है वो जिसमें गैस भरी थी वो काफी अधिक होती है, यानी उनकी जो संपीड़ितता होती है, कंप्रेशन होता है वो काफी अधिक होती है। हमारे घरों में आप देखते हैं खाना बनाने के उपयोग में की जाने वाली जो आपके पास एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दी जाने वाली जो ऑक्सीजन सिलेंडर में कंप्रेसिबल गैस होती है। आजकल आप वाहनों में भी देख पा रहे हैं, जो वाहन होते हैं वो भी ईंधन के रूप में क्या करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का उपयोग होता है। तो कंप्रेशन होने के कारण, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी अगर आप देखते हैं ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, अब उसमें सिलेंडर इतना छोटा सा होता है लेकिन उस सिलेंडर में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन आ जाती है, यानी किस लिए आ जाती है, क्योंकि वो उसको हम इजिली कंप्रेस कर पाते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं घरों में जो हमारे पास सिलेंडर होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, कितना छोटा सिलेंडर होता है फिर भी उसमें इतनी ज्यादा गैस को हम भर सकते हैं, वो ताकि इजिली उससे कुछ दिनों के लिए गुजारा हो पाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैस को हम इजिली कंप्रेस करके, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते तो काफी दूर दूर है लेकिन हम उसको इजिली कंप्रेस करके किसी छोटे से बर्तन में भी रख सकते हैं। यानी उसका आयतन को हम क्या कर सकते हैं, वो अधिक आयतन वाली जो होगी उसका अत्यधिक आयतन को हम कम आयतन वाले सिलेंडर में हम कंप्रेस कर सकते हैं। भाई गैस का तो आयतन तो काफी ज्यादा है। आयतन आपको समझाया था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी। अगर आप किसी रूम में है, उस रूम में गैस छोड़ दें तो पूरे जो स्पेस है रूम का वो ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी उसका आयतन इतना ज्यादा है। लेकिन अगर उसको हम छोटे से सिलेंडर में भरना चाहे तो हम भर सकते हैं, यानी अत्यधिक आयतन वाले को हम कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भिजवा सकते हैं। जैसे कि आप घरों में सिलेंडर देखते हैं, है ना, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं ना, है ना। सॉलिड और लिक्विड को ऐसा ट्रांसफर करना एज कम्पेयर टू गैस थोड़ा सा मुश्किल है ना। और इसी तरह से हमने देखा कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध है ना, वो बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पका रहा है। तो क्या पकता है वो कैसे हमें पता चलता है, हमें गंध हमें कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिस वजह से रसोई से फैलकर वो हम तक पहुंच जाते हैं। तो यह गंध के जो कण है ये और दूर भी जा सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक पहुंच जाती, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है ना। तो इसकी तुलना यानी ठोस और द्रवों के तुलना जो गैस है वो अधिक विसरण करती है, यानी विसरण यानी डिफ्यूजन अधिक करती हैं। जो गैसेस होती है दे डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि डिफ्यूजन हमने क्या बात की थी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मॉलिक्यूल्स का। किचन में खाना बन रहा है, वहां पे जो स्मेल है यानी मॉलिक्यूल्स है काफी ज्यादा है, तो वो क्या करती है, लोअर कंसंट्रेशन जहां स्मेल नहीं पहुंच रही उस तरफ मूव करने लगते हैं। तो हम देख पाते हैं कि जो गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में अधिक विसरण करती है। कणों की तेज गति होती है, इनकी जो कण है वो उनकी तेज गति है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो इनके पास कोई अट्रैक्शन नहीं है जो इनको रोक सके, है ना। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स आवारा हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इनके पास कोई एक मजबूत पकड़ने की इनको रोक पाए हम। सॉलिड और लिक्विड में ऐसा होता है, सॉलिड में और ज्यादा होता है, गैसेस में क्या है कोई ये कहीं भी आ जा सकते हैं। तो जब कहीं भी आ सकते हैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी तेज गति से चल सकते हैं, है ना।
तो यानी कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण क्या होता है, बहुत तीव्रता से होता है, बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, बहुत तीव्रता से होता है, तेजी से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की जो गति है वो अनियमित है। भाई जो कणों की गति है, मॉलिक्यूल्स है, जो गैसीय अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, अनियमित, उनको रोक नहीं पाते हैं। तो इस अनियमित गति के कारण ये क्या करते हैं, कण आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, टकराते हैं, है ना। बर्तन को क्या करते हैं, बर्तनों की दीवारों से टकराते हैं और बर्तनों की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैस पर क्या होता है, दबाव बनता है। भाई हो क्या रहा है कि जब ये अनियमित है, मॉलिक्यूल्स की गति अनियमित है, तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये के बर्तन की जो दीवारें हैं उस पर भी जाके क्या करते हैं, बल लगाते हैं, है ना, टकराएंगे, बल लगाएंगे। तो प्रति इकाई लगे बल के कारण इन पे गैसों में क्या बनता है, दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। इसलिए हम बात करते हैं कि गैस एक्सर्ट प्रेशर। जो गैसेस होती हैं दे एक्सर्ट प्रेशर। गैसेस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट कर पा रही है। क्यों कर पा रही है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक रूम में अगर गैस भरी है या एक कंटेनर में अगर गैस भरी है, सपोज इस हीलियम कंटेनर में गैस है, तो इसके गैस के मॉलिक्यूल इतने अनियमित है, कण अनियमित है कि इन पे कोई रख रखाव नहीं है, इनके ऊपर कोई एक अट्रैक्शन नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब खुद ही मूवमेंट कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे और जाके दीवालों में ये करते लगते हैं, जिस कारण से ये गैसों में क्या करते हैं, ये जो दीवालों में क्या करते हैं, जाके टकराते हैं और प्रति इकाई क्या करते हैं, बल का उपयोग करते हैं, बल लगाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। ये कुछ एग्जांपल है आपके गैसेस के। गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विद नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, आयतन कुछ होता नहीं इनका फिक्स्ड, शेप भी कुछ फिक्स नहीं होती। जैसे आप एयर में देखते हैं, एयर इज अ गैस, हीलियम आपकी एक गैस है, ओजोन आपकी गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती है, वाटर वेपर है ना, जो आपके वाटर के जो वेपर के फॉर्म में होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं गैसेस के। ये सारे के सारे क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल। आई होप सभी को गैसेस अवस्था यानी जो गैसेस स्टेट है उसके बारे में समझ में आया होगा कि गैसेस स्टेट होती क्या है ना, गैस स्टेट होती क्या है। कुछ गुण है गैसेस अवस्था के कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी नो फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। भाई गैस की कोई फिक्स शेप तो नहीं है ना। आप अलग अलग तरीके की आप गैस मतलब आप किसी भी उसमें डाल दो, वो कोई शेप जिस उसमें जाती है उसकी शेप एक्वायर कर लेती, कोई फिक्स शेप नहीं होती। इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता, है ना, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई निश्चित आयतन भी इनका नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, निश्चित आयतन भी नहीं है इनके पास, यानी आयतन भी फिक्स नहीं है। आप क्या करो, एक गैस लो, उसको रूम में छोड़ दो, वो पूरे रूम में फैल जाएगी, उसकी शेप ले लेगी। आप एक कंटेनर में ले लो, उसकी शेप ले लेगी। आप सिलेंडर में ले लो, उसकी शेप ले लेगी। इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, इनका कोई फिक्स्ड आयतन नहीं होता। इनमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें वो क्या है, काफी दूर दूर है। मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, काफी दूर दूर है। इस तरीके से अगर ये कोई कंटेनर है, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो काफी दूर दूर इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसीय अवस्था में। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये तीनों के बीच में क्या है, एक विश्लेषण है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देख पा रहे होंगे आप, इधर आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में दिखा रखा है इस तरह कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, देखिए कितने कॉम्पैक्ट है, कितने पास पास है, अपनी जगह में, क्या ये कहीं आ जा नहीं पा रहे, है ना, अपनी जगह में रोटेट करते हैं। लिक्विड में थोड़े से मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो थोड़ा दूर दूर हो जाती है। लेकिन गैस में आप देखिए, गैस में मॉलिक्यूल्स कितने दूर है, इस कंटेनर में कितने दूर है मॉलिक्यूल्स, काफी दूर है, यानी बहुत दूर दूर है, यानी बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में। लिक्विड में उससे कम
लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा गैस से और सॉलिड में और ज्यादा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की दूरी बहुत कम, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की दूरी बहुत कम, लिक्विड में थोड़ी सी उससे कम हो जाती, थोड़ी सी बढ़ जाती है दूरी, और गैस में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या है आपके पास, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी अंतर आणविक दूरी सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतर आणविक बल, लिक्विड में सॉलिड में अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा, उसी वजह से मॉलिक्यूल पास है सॉलिड में। लिक्विड में अंतर आणविक बल थोड़ा कम, इसलिए मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो गए, और गैस में अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है काफी दूर हो गए। ठीक है ना। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तीनों अवस्था हमने जानी, उनके ऊपर विश्लेषण किया, उनके उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको बताया गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। जो सिलेंडर्स में गैस आती है उनको कंप्रेस करके हम भरते हैं। अब कुछ आपके पास सवाल है, उन सवाल को करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इनमें आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है, इनके बारे में आपको बताना है कि इनके ऊपर आपको क्या करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता यानी आपकी रिजिडिटी, दृढ़ता मतलब रिजिडिटी। रिजिड कौन होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं। मतलब क्या हो गया इनका, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है वो अपनी शेप नहीं बदलता। जैसे सॉलिड काफी रिजिड होते हैं, आप उसको काट दे, काटने के बाद भी बचा हुआ जो सॉलिड होगा उसने अपनी शेप नहीं बदली होगी, वो उसी तरीके से रहा होगा। लकड़ी को आप काटो, काटने के बाद वो लकड़ी उसी शेप की रहेगी जिस शेप की थी वो पहले। तो यानी वो रिजिड है ना, रिजिड है। यानी रिजिड का मतलब उनमें जो दृढ़ता है वो काफी ज्यादा होती है, वो चेंज को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी की भी टेंडेंसी कि वो क्या कर पाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने पे अपना वॉल्यूम कम कर पाए। ठीक है ना। क्या हो जाए, एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर उस पर फोर्स आप अप्लाई करते हैं, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस अपने वॉल्यूम को क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। जैसे गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है भाई, इतनी लार्ज अमाउंट गैस को हम छोटे से कंटेनर में भर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास कंप्रेसिबिलिटी है। तरलता, तरलता मतलब क्या होता है, तरलता मतलब हुआ आपका यानी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब तरलता जिसके अंदर एबिलिटी है फ्लो करने की। क्या है, एबिलिटी फ्लो करने की, बहने की। जैसे लिक्विड में बहने की एबिलिटी है, गैस में बहने की एबिलिटी है, इस तरीके से। उसके बाद क्या आपके पास, बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस का भरने का मतलब क्या है, इससे हमारा ये मतलब है कि जो गैस है वो क्या करती है, कंटेनर की शेप ले लेती है। आप किसी भी बर्तन में गैस भरो वो उसी की शेप ले लेगी। ठीक है ना। उसके बाद आकार, आकार मतलब शेप, शेप मतलब आप जानते हैं कोई किसी भी चीज की डेफिनेट बाउंड्री होती है, उसको हम शेप कहते हैं, आकार कहते हैं। फिर है आपके गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्क ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण किसी बॉडी में, गति के कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। घनत्व, देखिए घनत्व क्या होता है आपके पास, घनत्व आपको समझाता हूँ। घनत्व को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या कहलाता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास पर वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपके पास घनत्व हो गया। इतना सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। इनमें आपके पास चार चीजें हैं, वायु है, ठीक है ना, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, रुई है, लोहा है और चौक है। इनको आपने क्या करना है, बढ़ते हुए इनकी डेंसिटी को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। डेंसिटी का मतलब मैंने क्या बताया, मास पर वॉल्यूम। तो देखिए जिसका, इसमें देखिए डेंसिटी और जो वॉल्यूम है, ये जो डेंसिटी और वॉल्यूम है आप देख पा रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, अगर आप एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। जैसे वॉल्यूम बढ़ाऊं मैं तो डेंसिटी घट जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप अगर स्पीड बढ़ाएं, स्पीड को बढ़ाएं तो कम टाइम में आप पहुंचेंगे, स्पीड घटाएं तो कम, स्पीड घटाने पे ज्यादा टाइम में आप पहुंचेंगे। दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। तो घनत्व में अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। तो सबसे पहले बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हमने निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा कौन होगा, आपके सबसे छोटा वायु। सबसे कम जो डेंसिटी होगी किसकी होगी, वायु की। सबसे कम डेंसिटी किसकी हो जाएगी, आपकी वायु की हो जाएगी, है ना। वायु की सबसे कम हो जाएगी क्योंकि वायु का जो आयतन है सबसे ज्यादा, यानी डेंसिटी कम। वायु के बाद आपके क्या पास आ जाएगा, चिमनी का धुआं। चिमनी का धुआं, ठीक है ना, चिमनी का धुआं उसके बाद आ जाएगा। फिर उसकी थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद चिमनी के धुएं के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कॉटन, है ना, रुई। देखिए रुई, इसकी थोड़ी डेंसिटी और ज्यादा, इसका वॉल्यूम अभी क्या होने लग गया, कम होने लग गया, तो डेंसिटी अब बढ़ने लग गई। रुई की डेंसिटी थोड़ा और ज्यादा, है ना, रुई। उसके बाद देखिए वाटर, उसके बाद यानी जल है, वाटर की डेंसिटी, है ना, वाटर की डेंसिटी। फिर आप देखते हैं हनी, शहद है। शहद में क्या है, वॉल्यूम और कम है, तो वॉल्यूम और कम है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। मास पर वॉल्यूम, यानी जो द्रव्यमान, कितने आयतन में कोई द्रव्यमान मिला हुआ है वो उसकी क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व कहलाता है ना। तो शहद हो गया आपके पास। शहद के बाद क्या हो गया आपके पास, चौक हो गया। शहद के बाद चौक हो गया, और चौक के बाद आपके पास लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके पास लास्ट में चौक के बाद लोहा, है ना। लोहे की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। लोहे की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लोहे में ज्यादा मास कम वॉल्यूम में मिला हुआ है। ज्यादा मास क्या है, कम वॉल्यूम में मिला है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि हम किस प्रकार से ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से आप ये चीजें कर पा रहे हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से आप ये चीजें कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपने भी दो क्वेश्चन समझे। ये कुछ आपके पास इन पर टिप्पणी के लिए आपने रिजिडिटी में, कंप्रेसिबिलिटी में, आपके पास फ्लूइडिटी में, है ना, आकार में, काइनेटिक एनर्जी में और डेंसिटी में, और कुछ बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इनको निम्नलिखित किया। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, रुई, लोहा और चौक को, कि भाई इनमें बढ़ते हुए क्रम में लगाए। बढ़ते हुए क्रम का मीन जिसकी कम डेंसिटी उसको वो पहले आएगा, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, सबसे ज्यादा वाला सबसे लास्ट में। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी लोहे की है, सबसे ज्यादा डेंसिटी लोहे की है, इसलिए वो सबसे बाद में आया। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी थी, लोहे की थी, तो इसलिए वो क्या हुआ, सबसे बाद में आया। गैसीय अवस्था यानी गैसेस स्टेट के बारे में समझा और जाना। फिर हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया तीनों अवस्था के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस को हमने समझाने की कोशिश की कि कैसे कुछ जो फॉलोइंग टर्म्स है उनको आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना। आई होप सभी को इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक बार घर में जाके रिवाइज कीजिए जो भी आपने पढ़ा अभी तक इन लेक्चरों में, और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मैं यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।